हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, बायो टीचर। बच्चों, आज कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं, उसमें से आज जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को पोषण के अंतर्गत पोषक तत्वों के बारे में बताया गया था तथा जंतुओं में पोषण कितने तरह का होता है इसे भी बता दिया गया है। अब आज है जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो जंतुओं में पोषण के मुख्य 5 पद होते हैं। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिक्षेपण। भोजन का अंतर्ग्रहण का अर्थ होता है भोजन को शरीर के अंदर डालना। भोजन को शरीर के अंदर डालने की प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। और भिन्न भिन्न जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। जैसे जो मेढक है वह अपने भोजन को जीभ से पकड़ करके मुगवा के अंदर डालता है। छिपकली भी जीभ से पकड़ करके भोजन को अपने मुगवा के अंदर डालती है। जो कीट पतंग होते हैं उनके पास मुखांग होते हैं और मुखांगों की सहायता से वो भोजन को कुतर करके अपने मुगवा के अंदर डालते हैं। और जितनी भी चिड़िया हैं वे सभी चोंच द्वारा भोजन को अपने मुगवा के या शरीर के अंदर डालते हैं। और कुछ जंतु हैं जो सीधे मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं। मनुष्य है अपने भोजन को हाथ से जो है अपने मुगवा के अंदर डालता है। लेकिन जो एक कोशिकीय जंतु अमीबा है, तो अमीबा भोजन को अपने पादाभों के द्वारा या कूटपादों के द्वारा ग्रहण करता है। हाइड्रा अपने भोजन को अपने मुख के चारों ओर पाए जाने वाले स्पर्शकों की सहायता से शरीर के अंदर डालता है। तो इस तरह से बच्चों आप ये देख रहे हैं कि भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अब दूसरा स्टेप है पाचन का। तो जो भोजन शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है वह जटिल और अविसरणीय होता है। विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से उस जटिल भोजन को सरल एवं विसरणीय रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस क्रिया को पाचन कहते हैं। और तब यह भोजन हमारे जीव द्रव्य में विलीन होने योग्य हो जाता है। इसीलिए भोजन का पाचन आवश्यक होता है। अब जब भोजन पच जाता है तो तीसरा स्टेप है अवशोषण का। तो वह भोजन आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित करके कोशिकाओं तक रक्त द्वारा पहुंचा दिया जाता है। इसे अवशोषण कहते हैं। और फिर जब कोशिकाओं में यह भोजन पहुंच जाता है तो जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। अब इसके बाद जो भोजन अपच्य भोज्य पदार्थ बचता है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण। तो ये सामान्य रूप से
पोषण के 5 पद होते हैं बच्चों, और पांचों के बारे में मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताया। अब हमको पढ़ाना है मनुष्य की आहार नाल में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो पाचन की परिभाषा वही है कि विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से जब जटिल व अविसरणीय भोज्य पदार्थ सरल व विसरणीय भोज्य पदार्थ में बदल दिया जाता है तो इस क्रिया को पाचन कहते हैं। अब मनुष्य के शरीर के अंदर जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल का बच्चों ये एक चित्र है। ये देखिए, ये चित्र बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है ऊपर ये मुख है और वहां से ये पीछे की ओर ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद नीचे एक लंबी नली है जो गर्दन में होकर आ रही है, इसे कहते हैं ग्रास नली। और ग्रास नली नीचे आकर यानी उदर में यह चौड़े थैले के आकार की संरचना में बदल जाती है और इस चौड़े थैले की आकार की संरचना को कहते हैं आमाशय। और आमाशय देख रहे हैं चौड़े थैले के आकार की संरचना है और फिर वह आगे की ओर यू आकार की नली में बदलता है या जुड़ता है, उसे कहते हैं ग्रहणी। और ग्रहणी और आमाशय के बीच में एक पत्ती के आकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है, उसे आग्नेयाशय कहते हैं। और नीचे की ओर आप देख रहे हैं एकदम क्वायर्ड बीच में संरचना दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत्र। और वह आकर बड़ी आंत में जुड़ती है। बड़ी आंत के 3 भाग हैं, अवरोही, अनुप्रस्थ और आरोही। और जहां पर ये क्षुद्रांत आरोही बृहदांत्र से जुड़ती है, वहां पर एक अंगुली के आकार की संरचना है, उसे कृम रूप परिशेषिका कहते हैं। और फिर यह अवरोही बृहदांत्र आगे की ओर एक छोटी संरचना से जुड़ी होती है जिसे मलाशय कहते हैं। और मलाशय में अपच्य भोज्य पदार्थ इकट्ठा होता है और फिर गुदा द्वार द्वारा वह बाहर निकाला जाता है। बच्चों यहाँ देखेंगे आमाशय के पास ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ ये पित्त वाहिनी होती है। पित्त वाहिनी पित्ताशय से आती है और जो यकृत में स्थित होती है। तो इस तरह से इसकी यह एक संरचना है, किसकी? आहार नाल की। चित्र के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और बच्चों, आहार नाल का जो अगला भाग होता है वह मुख गुहा का होता है। और मुख गुहा में ये देखिए 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये नीचे जबड़े का जो है एक चित्र दिया गया है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये आगे वाले जो दांत होते हैं 4, उसको कृंतक कहते हैं। और इनके बगल में साइड में दोनों तरफ देख रहे हैं एक एक नोकीले दांत कुत्ते की तरह से, इसे रदनक कहते हैं। और फिर इसके पीछे 2-2 दांत हैं, ये अग्रचवर्णक हैं। और उनके पीछे की ओर 3-3 हैं, उनको चवर्णक कहते हैं। तो मुख-गुहा के अंदर जो है ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक दांत जो होते हैं वह भोजन को काटने या कुतरने का काम करते हैं। जो रदनक दांत होते हैं वह भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक ये भोजन को
छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसे महीन पीस देते हैं। तो ये है बच्चों मुगवा में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांत और उनके कार्य। जो मनुष्य का दांत होता है वह गर्त दंती होता है, यानी गड्ढे के अंदर स्थित होता है। अगर किसी का दांत टूट जाता देखते हैं आप, गड्ढा पूरा उसमें बना हुआ रहता है। द्विबार दंती होता है, यानी 2 बार दांत निकलता है, एक बार दूध वाला दांत और दूसरी बार अस्थाई दांत है। और इसमें बुद्धि दांत 20 साल के बाद निकलता है। अंतिम चवर्णक दंत को या दांत को हम बुद्धि दांत कहते हैं। तो ये मुगवा के अंदर की बात हो गई। अब यहाँ पर जो है ये बच्चों जो है 3 जोड़ी मुगवा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें कर्णमूल ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि और जिह्वा ग्रंथि एक एक जोड़ी होती है। कर्णमूल जो होती है यहाँ कान के पास नीचे पाई जाती है, और अधोहनु जो होती है यहाँ नीचे वाला जो टुड्डी है जबड़ा उसके पास है, और जो जिह्वा ग्रंथि होती है वह जीभ के नीचे होती है। तो ये लार ग्रंथियां हैं, इन लार ग्रंथियों से लार रस निकलता है। अब जो भोजन का पाचन है वह मुगवा से ही प्रारंभ हो जाता है। जब मुगवा में भोजन आप डालते हैं तो उसको दांतों की सहायता से चबाते हैं, और चबाने से लार ग्रंथियों से लार रस निकलता है। और लार रस में टाइलिन एंजाइम होता है। वह टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि भोजन में उपस्थित मंड की कुछ मात्रा को शर्करा में बदल देता है। इसलिए भोजन चबाने पर हमको क्या लगता है, मीठा लगता है। और लार ग्रंथियों का जो लार रस होता है उसके कारण चबाया हुआ भोजन फिसल करके गलट में आगे की ओर बढ़ता है। तो ये लार रस के 2 कार्य हैं, एक तो भोजन को आसानी से निगलने में सहायता करता है, और दूसरा उसमें जो टाइलिन एंजाइम होता है वह मंड को शर्करा में बदलता है। इसके बाद भोजन बच्चों जो है मैंने चित्र में दिखाया था कि गर्दन में जो है ग्रसिका होती है लंबी, उसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। वहां से भोजन सीधे कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। और जब आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की श्लेष्मक कला में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और आमाशय की दीवारों में क्रमाकुंचन गति होती रहती है, जिससे उस जठर रस निकलता है। और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तथा कुछ प्रो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोपेप्सिन और प्रोरैनिन। प्रोपेप्सिन और प्रोरैनिन ये दोनों एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं, आमाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जो एक्टिव एंजाइम है पेप्सिन और रैनिन में बदल जाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति से भोजन सड़ने से बचता है तथा भोजन के साथ आए हुए जीवाणु मर जाते हैं इसके संपर्क में आने से। अब जो उसमें प्रोटीन एक्टिव और जो उसमें प्रोटीन एंजाइम पेप्सिन और रैनिन एक्टिव होता है तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और जो रैनिन यह दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन को वह दही के थक्कों के रूप में जमा देता है। तो इस तरह से आमाशय में प्रोटीन का कुछ पाचन हो जाता है और भोजन आमाशय में लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेई के रूप में परिवर्तित इस भोजन को काइम कहते हैं।
कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, काइम क्या है? तो आप बताएंगे अमाशय में पचा हुआ लेई के रूप में जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब यह काइम जो भोजन है आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। तो आगे की ओर जब धीरे धीरे बढ़ता है तो कहां जाएगा? ग्रहणी में। ग्रहणी सी या यू आकार की नलिका होती है और उस ग्रहणी में पित्ताशय से पित्त वाहिनी आकर खुलती है और अग्नयाशय से अग्नयाशय वाहिनी। मैं पुनः आपको चित्र फिर दिखाता हूं कि कहां पर ये खुल रही है। ये देखिए, ये पित्ताशय है और पित्ताशय से ये पित्तवाहिनी ग्रहणी में आके खुल रही है और फिर इसके नीचे, यहां नीचे ये पत्ती की तरह से जो संरचना है इसको कहते हैं, ये पत्ती के आकार की जो संरचना है इसे कहते हैं आग्नेयाशय और ये भी ग्रहणी में आकर के क्या कर रही है? खुल रही है। ये चित्र है, पूरी अच्छी तरह से देखिए। तो पित्ताशय से जो पित्त वाहिनी ग्रहणी में आकर खुलती है उसमें से पित्त रस आता है और पित्त रस आकर के ग्रहणी में मिलता है तो वह क्या करता है? वसा को वसा बिंदुकों में तोड़ देता है। इसे कहा जाता है वसा का इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में वसा बिंदुकों में टूट जाती है और उसका माध्यम जो पित्त का है वह क्षारीय होता है, जिससे अमाशय से आए हुए भोजन का माध्यम जो अम्लीय है उसको बदल देता है। तभी अग्न्याशयी रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं, अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज हैं ये सक्रिय होते हैं और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के अवयव पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है और जो एमाइलेज है वह कार्बोहाइड्रेट को मंड या में परिवर्तित कर देता है, या जो मंड है उसके अवयवों में परिवर्तित कर देता है। जो लाइपेज है वह लाइपेज क्या करता है कि वसा को वसीय अम्ल तथा गिलसराल में बदल देता है। बच्चों, वसीय अम्ल तथा गिलसराल में बदल देता है। तो इस तरह से इस प्रकार से अग्न्याशय के अग्न्याशयी रस में ये 3 एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो भोजन है वह धीरे धीरे क्षुद्रांत्र में पहुंचता है। जो छोटी आंत है वह सबसे लंबी होती है और क्वाइल्ड होती है। उस क्षुद्रांत की दीवारों से भी आंत्र रस निकलता है और उस आंत्र रस में बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, ये एंजाइम्स होते हैं। और जो इरेप्सिन होता है वह पॉलीपेप्टाइड को किससे बदल देता है? एमिनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन की जो सरलतम संरचना होती है उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। तो आंत्र में आकर के पूरा पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन का अवयव है यह बदल जाएगा किसमें? एमिनो अम्ल में। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे माल्टेज, वह माल्टोज को बदल देगा ग्लूकोज में। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। क्योंकि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं
कार्बोहाइड्रेट की सरलतम संरचना जो होती है वह ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की जो है सरलतम संरचना है या उसकी यूनिट कही जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सरल रूप में हो गया है। और जो लाइपेज एंजाइम होता है वह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इस तरह से क्षुद्रांत तक पहुंचते पहुंचते भोजन पूरी तरह से पच जाता है। और जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है तब क्या होगा कि भोजन का अवशोषण होगा। यानी जो पचा हुआ भोजन होता है वह क्या करेगा कि आंत की दीवारों में अवशोषित होता है। बच्चों, आंत की जो दीवार है माने भीतरी स्तर श्लेष्मक कला का जो है वह अंगुलियों जैसे उसमें उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। तो रसांकुर या अंगुलियों जैसे उभार के कारण जो होता है उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, अर्थात अवशोषण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम किताब से चित्र को दिखावें तो ये इसका चित्र है बच्चों कि ये है श्लेष्मक कला का चित्र जो है इसका। यह अंगुली जैसा उभार दिखाई दे रहा है और भीतर जो उसकी होती है ये उसके श्लेष्मक कला के भीतर अधः श्लेष्मक कला का स्तर होता है और उसमें आछिर वाहिनियां पाई जाती हैं। और आछिर वाहिनियों में रुधिर केशिकाओं और लसिका कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है जिससे अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। रुधिर केशिकाओं के रुधिर में ये एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल विसरित होकर के रक्त में पहुंच जाता है। लेकिन ग्लिसरॉल का अवशोषण जो होता है बच्चों वह श्लेष्मक कला में न होकर के बल्कि श्लेष्मक कला के भीतर अधः श्लेष्मा में होता है। वसीय अम्ल तथा कुछ लवण संयोजित होकर के अधः श्लेष्मा में पहुंच जाते हैं और लवणों के अलग हो जाने तथा वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल से जुड़ जाने के कारण वसा बिंदु बन जाते हैं। और वसा बिंदु जो होते हैं वह आछिर वाहिनी या लसिका कोशिका में प्रवेश करते हैं और ये प्रत्येक रसांकुर के मध्य में उपस्थित होती है। फिर बाद में लसिका वाहिनियां भी रुधिर परिसंचरण में खुल करके वसा बिंदुकों को रुधिर में पहुंचा देती है। तो इस तरह से जो वसा बिंदुक होते हैं वह अधः श्लेष्मा के भीतर जो आछिर वाहिनी है उसमें पहुंच जाती हैं और वहां से फिर रुधिर में आ जाते हैं। अब आहार नाल के आंत्र तथा अन्य भागों का जो रुधिर होता है वह एकत्र होकर के यकृत निवाहिका सिरा के द्वारा ये कहाँ पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है। और इस प्रकार से अवशोषण के बाद यानी स्वांगीकरण के बाद कहाँ पहुंच जाएगा भोजन जो है, यकृत में पहुंच जाएगा। और वहां पर यदि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है तब वह ग्लाइकोजन में बदल दिया जाएगा और एक यकृत में एकत्रित हो जाएगा। और जब कभी ग्लूकोज की कमी होती है शरीर को तो यही यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती हैं। अब यकृत में यदि आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल आ जाता है तो एमिनो अम्ल को यकृत तोड़ देता है अमोनिया और यूरिया में। अमोनिया और यूरिया यह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो है ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जन द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। और शेष जो भोजन है वह उसका क्या होता है कि कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन हो जाना होता है। यानी जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है जब वह कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण।
करण। अब कोशिका द्रव्य में कि जीव द्रव्य में पहुंच गया तो वहां पर श्वसन भी होता है, जिससे उस भोजन से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है। और क्योंकि नए जीव द्रव्य बन रहे हैं, जहां आवश्यकता होती है तो नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता रहता है। तो ये हो गया स्वांगीकरण की बात है। अब है कि जो भोजन इसके बाद का होता है, यानी भोजन के पोषक तत्वों में से अधिकांश को एंजाइम की क्रियाओं द्वारा पचाकर अवशोषित कर लिया जाता है। फिर भी अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पाचन तंत्र में संभव नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि वो आकर के मलाशय में एकत्रित होंगे और मलाशय से फिर समय समय पर वर्ज्य पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण या मल विसर्जन। तो इस तरह से मनुष्य के आहार नाल में पोषण की क्रिया संपन्न होती है, यानी भोजन के अंतर ग्रहण से लेकर के पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण तक होती है। और इस प्रकार से भोजन का पूरा पाचन हो जाता है और शरीर की कोशिकाओं में विलीन हो जाता है। तो ये रहा बच्चों आज का कि मनुष्य की आहार नाल में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और बहिक्षेपण, यानी पूरा कहने का मतलब कि पोषण मनुष्य में किस प्रकार से होता है, इसे हमने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया। अब चित्रों के माध्यम से भी हमने आपको बताया, तो इसमें जो चीजें नहीं समझ में आएंगी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको आप लिखेंगे तो हम अगले रिटर्न पर उसको और समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये पोषण, जंतुओं में पोषण समाप्त होता है। और क्वेश्चन के लिए, होमवर्क के लिए हम यही दे रहे हैं कि मनुष्य की आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ तथा मनुष्य की आहार नाल में पोषण क्रिया को समझाओ। इसे आप लिखेंगे और वीडियो देख करके उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको पहुंचती रहे, आप उसे अच्छी तरह से देखें। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।